नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के ब्लू स्पैरो की प्रहार की, प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल यात्रा को लेकर उठ रहे सवाल की और सुशासन बाबू के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में होने वाली एंट्री की, और आखिर में बात होगी आपकी जेब की। कैसे 7 समंदर पार गिर रही मिसाइलें आपके रसोई गैस और पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाने वाली हैं। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से समझने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूएस इजरायली हमले में ईरान में अब तक 787 लोगों की मौत, जंग जारी। ईरान के गैंगरास में भूकंप, रिएक्टर स्केल पर 4.3 रही तीव्रता। ईरान युद्ध के बीच सऊदी में फंसे बरेली के काजी मौलाना ने पीएम मोदी से लगाई गुहार। ईरान इजरायल हमले के बीच भारत का बड़ा ऐलान, एयर कैपेबिलिटी बढ़ाने का किया ऐलान। मरीन ने की थी प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग, कराची हिंसा पर अमेरिका का खुलासा। इराक में अमेरिकी सैनिकों पर ईरान का हमला, एयरबिल एयरपोर्ट पर यूएस बेस को बनाया निशाना। दुबई से भारत लौटी पीवी सिंधु, मिडिल ईस्ट संघर्ष के चलते विदेश में फंसी थी प्लेयर। हाथरस में यमुना एक्सप्रेसवे पर गंभीर सड़क हादसा, 6 लोगों की मौत। सोने चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, चांदी 10,000 रुपए हुई महंगी, 1,67,471 रुपए पहुंचा सोना। तेहरान और बहरूत में इजरायल का ताबड़तोड़ अटैक, धुआं धुआं हुआ आसमान। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी आग सुलग रही है जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की कमर तोड़ दी है। 28 फरवरी 2026 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से दर्ज हो गई है जब इजराइल ब्लू स्पैरो मिसाइल के तिरहान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले किले को भेद दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत ने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मुस्लिम जगत में भूचाल ला दिया है। युद्ध के चौथे दिन तक आते आते ये जंग अब केवल 2 देशों की नहीं बल्कि महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन चुकी है। आपको बता दें, दुनिया के नक्शे पर इस वक्त ऐसी आग लगी है जिसे बुझाना नामुमकिन लग रहा है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के खिलाफ जो मोर्चा खोला है उसने पूरे मिडिल ईस्ट को शमशान बना दिया है। ईरान के सबसे बड़े नेता यानी सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। इजराइल की एक बेहद सटीक और खतरनाक मिसाइल ब्लू स्पैरो ने उनके ठिकाने को तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि यह मिसाइल इतनी खतरनाक है कि उसे 1000 किलोमीटर दूर से भी दागा जाए तो ये घर के अंदर रखी एक छोटी सी मेज को भी निशाना बना सकती है। ईरान के रास्ते पर इस मिसाइल का मलबा मिला है। इससे साफ हो गया है कि इजराइल ने खामनेई को खत्म करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद हथियार का इस्तेमाल किया। 28 फरवरी की रात तिरहान के लिए कयामत बनकर आई। अब अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों ने आसमान से आग बरसाई है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे सालों की प्लानिंग थी। इजराइल ने तिरहान के हजारों ट्रैफिक कैमरों को हैक कर रखा था। खामनेई कब कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनके सुरक्षा गार्ड की ड्यूटी कब बदलती है, इन सब पर इजराइल की पहली नजर थी। CIA ने पल पल की लोकेशन दी और जैसे ही खामनेई अपने कंपाउंड में पहुंचे, इजराइल के F-15 विमानों ने दूर से ही मिसाइलें दाग दी। इस हमले में खामनेई की पत्नी भी मारी गई और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं खामनेई की मौत के बाद ईरान घायल शेर की तरह तड़प रहा है। उसने कसम खाई है कि वह इसका बदला लेकर रहेगा। ईरान की मिसाइलों ने दुबई, कुवैत, बहरीन और कतर जैसे देशों के आसमान को लाल कर दिया है। उन जगह को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 27 ठिकानों पर हमला किया है। हालात इतने खराब हैं कि सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद उसे बंद करना पड़ा। उधर अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वे रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वे अपनी सेना को जमीन पर भी उतार सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि यह जंग
4 हफ्तों तक चल सकती है और इसका मकसद ईरान की परमाणु ताकत को पूरी तरह खत्म करना है। इस बीच ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी भी अमेरिका के समर्थन में आ गए हैं, जबकि चीन ने ईरान का साथ देने की बात कही है। ऐसा लग रहा है मानो दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है और तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए भी ये समय बहुत मुश्किल है। वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। दुबई और आसपास के इलाकों में फंसे लोगों को निकालने के लिए विशेष विमान चलाए जा रहे हैं। तनाव इतना ज्यादा है कि परीक्षाएं भी टालनी पड़ी हैं। आपको बता दें, ईरान में इस वक्त 40 दिन के शोक का ऐलान हुआ है, लेकिन जंग के मैदान में सन्नाटा नहीं। एक तरफ इजराइल, लेबनान और ईरान में हिज़्बुल्लाह और सरकारी ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी है, जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई रुक सकती है। ये युद्ध अब सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था को निगलने की तैयारी कर रहा है। जाहिर है तबाही का ये खेल शुरू तो हो चुका है, लेकिन इसका अंत कहां होगा ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ 2 देशों की रंजिश नहीं, बल्कि एक ऐसे महायुद्ध का आगाज है जो पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है। क्या इंसानियत इस तीसरे विश्व युद्ध की आग को झेल पाएगी, या फिर आधुनिक हथियारों की ये होड़ पूरी सभ्यता को ही राख कर देगी? नजरें टिकी हैं अगले 24 घंटे पर, क्योंकि बारूद के ढेर पर बैठी इस दुनिया में अब सिर्फ एक और धमाके की देर है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगले मुद्दे की तरफ। पश्चिम एशिया की धरती इस वक्त बारूद के ढेर पर और दुनिया की कूटनीति के गलियारे में एक ऐसा शोर मचा है जो शायद दशकों तक शांत नहीं होगा। एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत ने पूरे मिडिल ईस्ट की आग को बेकाबू कर दिया है, तो दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजराइल यात्रा को लेकर एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। जी हां, सवाल ये उठ रहा है कि क्या इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पीएम मोदी के दौरे को एक रणनीतिक कवच के तौर पर इस्तेमाल किया, या भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को अंधेरे में रखकर ईरान पर उस हमले की बिसात बिछाई गई जिसे पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल मामला तब और गर्मा गया जब प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की दिल्ली में ऐतिहासिक मुलाकात हुई। यहां दोनों देशों ने नेक्स्ट लेवल पार्टनरशिप और डिफेंस डायलॉग की कस्में खाईं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। पीएम मोदी ने शांति, संवाद और कूटनीति की दुहाई दी, लेकिन घर में ही उनके विपक्ष के तीखे हमले का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने साफ लफ्जों में कहा है कि खामनेई जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या पर भारत की चुप्पी कर्तव्यहीनता है। सोनिया गांधी का कहना है कि जब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो भारत का मौन रहना अपनी नैतिक जिम्मेदारी से भागना है। वहीं राहुल गांधी ने भी सोनिया गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरी कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू एक्सियोस की वो रिपोर्ट है जिसने दिल्ली से वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को मारने का प्लान 1 हफ्ते पहले ही फाइनल कर लिया था। 21 फरवरी को ही हमला होना था, लेकिन इसे जानबूझकर टाला गया, क्योंकि आधिकारिक तौर पर तो खराब मौसम का बहाना बनाया गया, लेकिन खुफिया जानकारियों की माने तो ये एक सोची समझी चाल थी। इजराइल चाहता था कि खामनेई को ये यकीन हो जाए कि अभी डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है और कोई हमला नहीं होगा, ताकि वह सुरक्षित महसूस करे और अपने अंडरग्राउंड बंकर में ना छुपे। हैरानी की बात तो देखिए, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी इजराइल के दौरे पर थे। दुनिया का ध्यान मोदी की यात्रा और डिप्लोमेसी पर था, और उधर इजराइल अपने लड़ाकू विमानों में तेल भर रहा था। जैसे ही मोदी इजराइल से रवाना हुए, इसके चंद घंटों बाद 28 फरवरी को त्राहान की धरती मिसालों से दहल उठी। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ने भारत को धोखा दिया, या मोदी को इसलिए बुलाया गया ताकि ईरान को गुमराह किया जा सके? क्या भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे को एक मोहरा बनाया गया ताकि पीछे से असली शिकार किया जा सके?
आज मिडिल ईस्ट में कोहराम मचा है, इजराइल में जश्न है, ईरान में मातम और आक्रोश है और भारत में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ चुकी है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या मोदी सरकार को इस हमले की भनक थी, मगर थी तो भारत चुप क्यों रहा, और अगर नहीं थी तो क्या इजराइल ने हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। कूटनीति की इस बिसात पर मोहरे अब पूरी तरह बिखर चुके हैं। भारत की शांति और स्थिरता की अपील के बीच ईरान ने जवाबी हमलों से खाड़ी देशों को दहला दिया है। आने वाले दिन बताएंगे कि भारत की ये चुप्पी कूटनीति समझदारी थी या फिर एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक, जिसने भारत की विदेश नीति की साख पर सवालिया निशान लगा दिया है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की सियासत में इस वक्त एक ऐसी खबर ने हलचल मचा दी है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में पारा चढ़ा दिया है। जी हां, चर्चा है बिहार के सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और अपनी चुप्पी तोड़ने वाले हैं और बहुत ही जल्द सक्रिय राजनीति के अखाड़े में कदम रखने जा रहे हैं। जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गजों ने जिस तरह के संकेत दिए हैं उससे साफ लग रहा है कि बिहार की राजनीति में नए राजकुमार का उदय होने वाला है और ये राज्य के युवाओं के लिए जेडीयू की तरफ से होली गिफ्ट हो सकता है। आपको बता दें, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अब तक लाइमलाइट से दूर रहे, लेकिन जेडीयू के नेताओं ने उनकी तुलना सीधे मुख्यमंत्री से कर दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि निशांत अपने पिता की असली फोटो कॉपी हैं, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, सादगी हो या बात करने का तरीका। निशांत कुमार नीतीश की पूरी झलक दिखती है, या यूं कहें निशांत में नीतीश कुमार की पूरी झलक दिखती है। पेशे से इंजीनियर निशांत कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनमें वो तमाम गुण हैं जो एक बड़े नेता में होने चाहिए। दरअसल इस समय बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए जंग छिड़ी है। एक सीट जीतने के लिए 41 वोटों की आवश्यकता है। बीजेपी के पास 89 विधायक, जेडीयू के पास 85 विधायक और ये दोनों मिलकर 4 सीटें आसानी से निकाल सकते हैं। वहीं 5वीं सीट जीतने के लिए एनडीए को 3 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी, जिसके लिए क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद लगाई जा रही है। ऐसे में राज्यसभा जाने के लिए जेडीयू में खींचतान मची है। एक तरफ रामनाथ ठाकुर की वापसी तय मानी जा रही है तो दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर हरवंश नारायण सिंह और नीतीश कुमार के करीबी मनीष वर्मा भी कतार में हैं। सूत्रों का कहना है कि इसी खींचतान और आपसी टकराव को खत्म करने के लिए निशांत कुमार को ब्रह्मास्त्र के तौर पर उतारा जा सकता है। जेडीयू के नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि निशांत की एंट्री अब फाइनल है, बस आधिकारिक मोहर लगना बाकी है। उन्होंने इसे बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा सरप्राइज बताया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का भी मानना है कि निशांत संस्कार और राजनीतिक समझ के मामले में बिल्कुल फिट हैं। आपको बता दें, सिर्फ जेडीयू ही नहीं, एनडीए के बाकी साथी भी अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी हालिया चुनाव में शानदार प्रदर्शन का हवाला देकर 1 सीट मांग रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, ये दोनों नेता भी राज्यसभा की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। चर्चा तो ये भी है कि कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में विलय का सुझाव दिया गया है, लेकिन इससे उनकी पार्टी की अलग पहचान खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम भी चर्चा में है। दूसरी तरफ आरजेडी की हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी। चर्चा है कि तेजस्वी यादव खुद राज्यसभा जा सकते हैं या फिर पार्टी पुराने चेहरे एडी सिंह पर दांव खेल सकती है। अगर एनडीए की 5वीं सीट पर पेच फंसता है तो विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने की फिराक में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की राजनीति अब इस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री खुद उनके विरोधियों को बोलने का मौका दे सकती है। लेकिन जेडीयू का तर्क है कि यह कार्यकर्ताओं का दबाव है। अगर निशांत कुमार राज्यसभा जाते हैं तो नीतीश कुमार की विरासत को एक नया वारिस मिल सकता है। अब सबकी निगाहें नामांकन की आखिरी तारीख और नीतीश कुमार के उस एक फैसले पर टिकी है जो बिहार के सियासी भविष्य की नई पटकथा लिखेगा। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से कराएंगे रूबरू।
मिडिल ईस्ट में लगी आग अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहने वाली। इजराइल और अमेरिका के प्रहार से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के अंत ने जिस बारूद में चिंगारी लगाई है, उसका धुआं अब सीधे आपके किचन और जेब तक पहुंचने वाला है। जब भी मिडिल ईस्ट दहकता है तो इसका सबसे ज्यादा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इस इलाके पर निर्भर है। ईरान और इजराइल की यह जंग अब सिर्फ मिसालों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक आर्थिक परमाणु बम की तरह फटने को तैयार है। आपको बता दें, भारत और ईरान का रिश्ता आज का नहीं, सदियों पुराना है। चावरा बंदरगाह में भारत का निवेश इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इस जंग की सबसे डरावनी तस्वीर यह है कि समंदर का वो पतला सा रास्ता जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया, जैसा कि उसने धमकी भी दी है, तो भारत के लिए आफत आ जाएगी। हमारे देश में आने वाले कुल कच्चे तेल का लगभग 50% हिस्सा इसी रास्ते से आता है। रास्ता बंद होने का मतलब है तेल की भारी किल्लत और आसमान छूती कीमतें। अगर यह तनाव लंबा खिंचता है तो महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे बच पाना मुश्किल होगा। ऐसे में भारत में कई सामानों की कीमत आसमान छुएंगी। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही सबसे पहले पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन पर पड़ेगा, जिससे सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। जहाजों का ईंधन महंगा होगा और उसके होने से हवाई किराया भी बढ़ जाएगा। साथ ही समुद्र में जोखिम बढ़ने से जहाजों का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, जिससे विदेशों से आने वाला हर सामान महंगा होगा। अगर आप पिस्ता, खजूर या केसर के शौकीन हैं तो जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। ईरान इन चीजों का बड़ा उत्पादक है। सप्लाई चेन टूटने से बाजार की ये चीजें गायब हो सकती हैं या उनके दाम डबल हो सकते हैं। वहीं ईरान ने भारत के कई तरह की औद्योगिक केमिकल्स मांगता है। इसका इस्तेमाल दवा बनाने, खाद और प्लास्टिक इंडस्ट्री में होता है। कच्चा माल महंगा हुआ तो हर छोटी छोटी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि ये ग्लोबल सप्लाई चेन की गर्दन पर लटक रही तलवार है। अगर शांति जल्द बहाल नहीं हुई तो आने वाले दिन आम आदमी के लिए आर्थिक मोर्चे पर काफी कड़े होने वाले हैं। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कैसे एक मिसाल प्रहार पूरी दुनिया का भूगोल और भविष्य दांव पर लगा दिया है। त्रहेन की गलियों से उठा बारूद का धुआं भारत के बाजारों और बिहार की सियासत तक पहुंच चुका है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और उनके पीछे छिपे बड़े सच के साथ। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।